एक बच्चा जो अनमैरिड कपल से अनवांटेड बेबी की तरह पैदा हुआ और उसके बाद में उस कपल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके साथ करे क्या, क्योंकि अगर दुनिया को पता चल जाता तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती। तो उसके बाद में उस अनमैरिड कपल ने इस बच्चे को एक ऐसे कपल को दे दिया जिसको बच्चे की जरूरत थी। उसके बाद में उस कपल ने इस बच्चे का बहुत ज्यादा ध्यान रखा, उसको पढ़ाया लिखाया और अच्छी जिंदगी दी, और बदले में उस लड़के ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक ऐसी कंपनी बनाकर जिसके बारे में आज भी लोग जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है स्टीव जॉब्स की। आई एम श्योर आप जानते होंगे स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंपनी को बनाया, और आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको एप्पल कंपनी के बारे में पता नहीं होगा। इसके अलावा हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे लोग एप्पल डिवाइस के ऊपर ही इस वीडियो को देख रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार स्टीव जॉब्स ने कहा था कि अगर वो इंडिया नहीं आते तो वो शायद एप्पल कंपनी बना ही नहीं पाते। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा होगा? इसके अलावा आपको क्या लगता है कि जब से एप्पल कंपनी बनी वो लगातार ग्रो करती जा रही है? क्या कभी उस कंपनी ने टफ फेज नहीं देखा? डेफिनेटली देखा था। कैसे हुआ सब कुछ आज के वीडियो के अंदर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे एप्पल कंपनी की शुरुआत कैसे हुई और कैसे ये कंपनी इतनी बड़ी बन गई। देखिए दोस्तों, स्टीव जॉब्स के जो पिता थे पॉल जॉब्स, उनका गैरेज का काम था, तो ये उनके साथ गैरेज में जाया करते थे और वहीं से इनको मशीन्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आने लगा था। वैसे मैं आपको बता दूं, स्टीव जॉब्स को पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मशीन्स और टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होने की वजह से इनको स्कूल टाइम में ही एचपी कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका मिला था। और दोस्तों, स्कूल टाइम में इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे लड़के से जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उस लड़के का नाम था स्टीव वॉजनियक, जो आगे जाकर एप्पल कंपनी का दूसरा फाउंडर बना। अब दोस्तों, इन दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा ही था, इसलिए एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। लेकिन स्कूल कंप्लीट हो जाने के बाद में दोनों अलग अलग हो गए। स्टीव जॉब्स ने ओरेगन के रीड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब दोस्तों, ये जो कॉलेज थी ये काफी ज्यादा अच्छी थी और इसकी फीस भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अब स्टीव जॉब्स के जो पिता थे वो इतने पैसे वाले नहीं थे कि इस कॉलेज की फीस भर पाते, और साथ ही साथ में हर महीने स्टीव जॉब्स को पैसे भेज पाते उनका खर्चा चलाने के लिए। सो उन्होंने अपने माता पिता को बिना बताए ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया, क्योंकि ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, उनको पढ़ाई में कोई खास इंटरेस्ट था नहीं। तो उन्होंने सोचा जब इंटरेस्ट है ही नहीं तो क्यों इसमें टाइम वेस्ट करें, किसी और चीज में हाथ आजमाते हैं। सो दोस्तों, कॉलेज से ड्रॉप आउट होने के बाद में उनके पास रहने की कोई जगह तो थी नहीं। सो उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल में ही रहना शुरू किया। अब देखिए, हॉस्टल में क्या होता है, जिनको भी रूम अलॉट होता है उनको बेड मिलता है, वो उसके ऊपर सो सकते हैं। सो ये जमीन पे सोया करते थे, और साथ ही साथ में हर महीने जो भी पैसे इनको माँ बाप की तरफ से मिलते थे उनका इस्तेमाल ये अलग अलग चीजों को सीखने में और साथ ही साथ में मशीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने में लगाया करते थे। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ बाप की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी कि हर महीने पैसे आ पाते। तो बहुत बार ऐसा होता था कि पैसे बचते ही नहीं थे, तो खाने पीने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे। तो उस कंडीशन में क्या करते थे, जहां पे रहते थे उसके पास में एक हरे रामा हरे कृष्णा का मंदिर था, तो उस मंदिर में प्रसाद के रूप में जो भोज दिया जाता है उसे खाकर अपना टाइम बिताया करते थे। अब दोस्तों, इस टाइम इन्होंने बहुत सारी स्किल्स भी सीखी थी और साथ ही साथ में छोटे मोटे जॉब भी किए थे, ताकि इनको पैसे मिल पाए और ये अपना सर्वाइवल कर पाए। अगर मैं आपको इनके स्किल्स का एक एग्जांपल दूं तो देखिए, इन्होंने कैलीग्राफी का एक कोर्स किया था। अब कैलीग्राफी क्या होता है, जो भी वर्ड्स होते हैं उनको अलग अलग स्टाइल में अलग अलग डिजाइन में लिखना। तो दोस्तों, ये जो स्किल उन्होंने सीखी थी, इसका इस्तेमाल उन्होंने कंप्यूटर के लिए अलग अलग टाइपोग्राफी बनाने के लिए किया था। उन्होंने इसी प्रकार की और भी बहुत सारी स्किल्स सीखी थी जो उनके फ्यूचर में उनको बहुत ज्यादा काम आई। फिर दोस्तों, उनकी एक बार फिर से मुलाकात होती है उनके स्कूल टाइम फ्रेंड स्टीव वॉजनियक से, और स्टीव वॉजनियक ने उनको एक ब्लू बॉक्स दिखाया जो कि हैकिंग डिवाइस था। उसकी मदद से इंटरनेशनली फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए हम इंडिया में बैठे हैं और हमको अमेरिका में, यूके में या बाहर किसी से भी बात करनी है तो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में बात की जा सकती थी। अब दोस्तों, एक चीज तो आप खुद जानते होंगे, आज से 20 साल पहले तक इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पे बात करने के लिए हमको बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। तो उस टाइम तो इंटरनेशनली अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में बात की जा सकती है तो सोचिए कितना जबरदस्त डिवाइस होगा। सो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस प्रकार का डिवाइस बनाकर मार्केट में बेचेंगे, और उन्होंने उस प्रकार का डिवाइस बनाया भी, उसको मार्केट में बेचा भी, और उनको अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। उसके बाद में स्टीव जॉब्स को अटारी नाम की एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये कंपनी वीडियो गेम बनाने का काम किया करती थी। तो स्टीव जॉब्स ने कुछ टाइम इस कंपनी में काम किया, कुछ पैसे जमा किए। उसके बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं पूरी दुनिया घूमूंगा और उसके बाद में डिसाइड करूंगा मुझे मेरी जिंदगी में एग्जैक्टली क्या करना है। 1974 में वो इंडिया में आए, और इंडिया में आने के बाद में उनको अपनी जिंदगी में एक नई दिशा मिली। वो बहुत ज्यादा इंस्पायर हो गए और फिर वो अमेरिका गए और वहां जाकर उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। अब दोस्तों, उनके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ इसी वीडियो में आखिर में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल कहानी को कंटिन्यू रखते हैं। फिर दोस्तों, 1975 में स्टीव जॉब्स फिर से अमेरिका आ गए, और इस बार उनको क्लैरिटी थी कि उनको एक ऐसा कंप्यूटर बनाना था जिसका इस्तेमाल लोग अपने ऑफिस
ऑफिस में भी कर सके और साथ ही साथ में पर्सनल यूज के लिए भी कर सके। उसके बाद में सिलिकॉन वैली के अंदर होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की जो मीटिंग हुई, वहां से उनको बहुत सारा नॉलेज मिला और उस नॉलेज का इस्तेमाल करके उन्होंने अपने गैरेज से ही कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया और अपने साथ 2 लोगों को और जोड़ा, जिनमें से एक थे स्टीव वॉजनियक और दूसरे थे रोनाल्ड वेन। इन तीनों ने मिलकर कंप्यूटर बनाने का काम शुरू किया और उसी साल इन्होंने अपना पहला कंप्यूटर बना लिया जिसका नाम रखा एप्पल 1। दोस्तों ये कंप्यूटर कुछ इस प्रकार का दिखता था जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। एक्चुअली ये सर्किट बोर्ड था, जैसे आज के कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा सीपीयू में मदरबोर्ड आता है, तो उसी प्रकार का ये सर्किट बोर्ड था। इसके अंदर स्क्रीन को लगाया जाता था, कीबोर्ड लगा सकते थे और जो दूसरी चीजें थी उनको इंस्टॉल करके इसमें गेम खेला जा सकता था। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे इस कंप्यूटर में क्या ही गेम खेलते होंगे। तो दोस्तों आज के टाइम में गेमिंग इंडस्ट्री जितनी ज्यादा डेवलप है उतनी उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। उस टाइम बेसिक गेम हुआ करते थे। अगर आज से 15-20 साल पहले की बात करें तो आपने देखा होगा जो CRT टीवी होते थे, बड़े बड़े वाले टीवी, उसके अंदर हम गेम खेलने के लिए एक डिवाइस को इंस्टॉल करते थे। सो आप यूं समझ लीजिए कि उस टाइम का ये एक बोर्ड था, इसमें स्क्रीन, कीबोर्ड और दूसरी चीजें लगा के गेम खेला जा सकता था। अब दोस्तों मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या आपने भी बेसिक लेवल के गेम अपने CRT टीवी में खेले हैं? अगर खेले हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब दोस्तों जब ये कंप्यूटर तैयार हो गया तो इसको होम ब्रू कंप्यूटर क्लब की नेक्स्ट मीटिंग में पेश किया गया और वहां के लोगों ने इसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया और इसके अंदर जो बेसिक प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। और दोस्तों जब ये कंप्यूटर पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया तो इसको मार्केट में बेचा गया $666 के आसपास। फिर दोस्तों 1976 में कंपनी का सबसे पहला लोगो आया जो कि कुछ इस प्रकार का था, जिसमें न्यूटन बैठे हैं और ऊपर से सेब गिर रहा है। फिर दोस्तों अगले साल मतलब 1977 तक इन्होंने इस प्रकार के 200 सर्किट बोर्ड बनाकर ऑलरेडी मार्केट में बेच दिए थे और साथ ही साथ में ये अपने सेकंड कंप्यूटर के ऊपर काम करने लग गए थे जिसका नाम रखा गया एप्पल 2। वैसे तो इस कंप्यूटर को बनाने के लिए तीनों ने अपना योगदान दिया था, लेकिन रोनाल्ड वेन के साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेच दी और वो कंपनी को छोड़कर चले गए। दोस्तों ये जो एप्पल 2 था ये मार्केट में काफी ज्यादा बिका, लोग इसे एज अ पर्सनल कंप्यूटर यूज किया करते थे और आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ये किस प्रकार का दिखता था। फिर 1977 के आसपास ही एप्पल का नया लोगो लॉन्च किया गया जो कि कुछ इस प्रकार का था। अब दोस्तों आप मुझे ये चीज बताइए, एप्पल के अंदर ये जो बाइट किया हुआ है ये चीज कहां से आई? अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए एप्पल, ऑरेंज या दूसरे किसी भी फ्रूट को लोगे तो उसका शेप एक जैसा ही दिखता है। सो कंपनी ने सोचा अगर हम पूरा एप्पल बनाएंगे तो कस्टमर्स कंपनी के लोगो को देखकर कंपनी का नाम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हर फ्रूट गोल ही दिखता है। सो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ इसमें क्रिएटिव किया जाए। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि जब भी एप्पल को काटते हैं तो उसका शेप इसी प्रकार का दिखता है, जबकि किसी दूसरे फ्रूट को अगर आप काटोगे तो इस प्रकार का शेप नहीं बनता है। इसीलिए कंपनी ने ऐसा लोगो बनाया ताकि लोग दूर से ही देख के समझ जाएं कि ये जो लोगो है ये एप्पल कंपनी का है। अब दोस्तों आप मुझे बताइए कि कंपनी का नाम एप्पल ही क्यों रखा, कोई दूसरे फ्रूट के नाम पे क्यों नहीं रखा? तो इसकी भी सिंपल सी स्टोरी है कि जो स्टीव जॉब्स थे उनको एप्पल बहुत ज्यादा पसंद थी, इसीलिए उन्होंने अपनी कंपनी का नाम रख दिया एप्पल। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बताया इनका जो सेकंड कंप्यूटर था मतलब एप्पल 2, उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा थी तो काफी ज्यादा ऑर्डर्स आ गए, लेकिन उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए इनके पास पैसे ही नहीं थे। सो इन्होंने अपनी कंपनी के अंदर एक और आदमी को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था माइक मार्क कुल्ला। ये मल्टी मिलियनर थे और साथ ही साथ में पेशे से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर भी थे। सो इन्होंने कंपनी में अपनी एक्सपर्टीज भी दी और साथ ही साथ में $2,50,000 की फंडिंग भी दी। तो इस पैसे से एप्पल 2 को और ज्यादा एडवांस किया गया, साथ ही साथ में ज्यादा क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन किया गया और मार्केट में जो डिमांड थी उसको फुलफिल किया गया। दोस्तों 1977 से लेकर 1980 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, $7,75,000 से $118 मिलियन पहुंच गया और कंपनी की हर साल जो ग्रोथ हो रही थी वो लगभग 533% की हो रही थी। इसीलिए एप्पल कंप्यूटर्स अमेरिका की वन ऑफ द लीडिंग कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन गई थी। इसी बीच 1979 में स्टीव जॉब्स अपनी टीम के साथ जेरोक्स पार्क में जाते हैं और वहां पे उन्होंने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले कंप्यूटर्स देखे। सो उनको एक चीज रियलाइज हुई कि आने वाला जो टाइम है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाले कंप्यूटर का ही है। सो उन्होंने वापस आकर एक नई टीम बनाई और उस टीम का पूरा फोकस एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला कंप्यूटर बनाने में लगा दिया और इस कंप्यूटर को नाम दिया गया लीजा कंप्यूटर। अब लीजा नाम क्यों दिया गया? क्योंकि स्टीव जॉब्स की जो लड़की थी उसका नाम था लीजा। अब दोस्तों लीजा कंप्यूटर को डेवलप करते वक्त उसमें बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इससे हो क्या रहा था, कंपनी का पैसा तो लग रहा था लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा था। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि जो स्टीव जॉब्स है उनको लीजा कंप्यूटर की टीम से निकाल देंगे और जो दूसरी टीम है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। फिर स्टीव जॉब्स ने लीजा
प्रोजेक्ट को छोड़कर मैकिंटोश प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना शुरू किया और फाइनली 1982 में लीजा कंप्यूटर को मार्केट में लॉन्च कर दिया गया। अब दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या, ये कंप्यूटर एवरेज कंप्यूटर था लेकिन इसकी प्राइस बहुत ज्यादा थी, तो लोगों ने इसे बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया। ये मार्केट में पूरी तरीके से फेल हो गया, जिससे कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद में दोस्तों 1984 में मैकिंटोश को भी मार्केट में लॉन्च किया गया और लॉन्च के बाद में ये कंप्यूटर खूब बिका, लेकिन धीरे धीरे इसकी सेल्स भी कम होने लग गई। उसके बाद में स्टीव जॉब्स ने कुछ नए फीचर्स डिजाइन किए और इस कंप्यूटर में ऐड किए। उन फीचर्स को डिजाइन करने में बहुत ज्यादा पैसे तो लगे, लेकिन सेल्स पे कोई भी असर देखने को नहीं मिला। सेल्स लगातार गिरते ही जा रहे थे, इसलिए स्टीव जॉब्स को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया और 1985 में कंपनी से निकाल दिया गया। अब दोस्तों जिस इंसान ने स्टीव जॉब्स को कंपनी से निकाला था, उस इंसान को स्टीव जॉब्स ही कंपनी में लाए थे। अब वो कौन था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एप्पल कंप्यूटर्स में उस टाइम सीईओ थे जॉन स्केली, जो कि पहले पेप्सी कंपनी में काम किया करते थे और स्टीव जॉब्स ने इनके काम को देखा था और इनको कहा कि कब तक तुम चीनी पानी का घोल लोगों को बेचोगे, अगर तुमको लाइफ में कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है तो हमारी कंपनी को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों स्टीव जॉब्स इनको कंपनी में लाए थे और इन्होंने ही स्टीव जॉब्स को कंपनी से बाहर निकाल दिया। अब दोस्तों कंपनी छोड़ने के बाद में स्टीव जॉब्स ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम रखा नेक्स्ट, और इस कंपनी के अंदर उन्होंने अपनी प्रीवियस कंपनी से कुछ एम्प्लॉयज को हायर किया और ये कंपनी भी कंप्यूटर बनाने का ही काम किया करती थी। अब दोस्तों स्टीव जॉब्स के जाने के बाद में स्टीव वॉजनिक ने भी कंपनी से रेजिग्नेशन दे दिया और साथ ही साथ में एप्पल कंप्यूटर के अंदर जो कोर टीम थी वो धीरे धीरे छोड़ छोड़ के जाने लग गई, जिसका असर कंपनी के जो प्रोडक्ट थे उसकी क्वालिटी पे भी पड़ने लग गया, जिसकी वजह से कंपनी की सेल्स लगातार कम होने लग गई। और 1989 में पहली बार ऐसा देखा गया कि क्रिसमस में सेल बहुत ही कम है। देखिए हमारे देश में क्या होता है, जब भी दिवाली होती है तो बहुत ज्यादा सेल होता है, हर दुकान में भर भर के माल बिकता है। सो दोस्तों बाहर के देशों में क्या होता है, क्रिसमस बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बिकते हैं। सो उस टाइम एप्पल कंप्यूटर के सेल्स बहुत ज्यादा कम हो गए थे। फिर दोस्तों कंपनी ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई कि मार्केट में जिन भी चीजों की जरूरत है वो सारी चीजें बनाई जाए ताकि सेल्स को वापस से बूस्ट किया जा सके। फिर 1990 से लेकर 1993 के बीच में एप्पल ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था। देखिए सबसे पहले तो 1990 से लेकर 1991 के बीच में इन्होंने काफी सारे बजट कंप्यूटर्स मार्केट में लॉन्च किए जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, इनकी सेल्स वापस से बढ़ने लग गए। लेकिन इनसे गलती क्या हुई कि इन्होंने जो भी नए नए कंप्यूटर्स लॉन्च किए थे उनको अलग अलग ब्रांड्स के नाम से लॉन्च किया था, तो कस्टमर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता था कि कौन सा मॉडल नंबर है, कौन सा ब्रांड है, इसलिए ज्यादा लंबे समय तक इनका सेल्स ऊपर नहीं जा पाया, वो धीरे धीरे फिर से डिक्लाइन होने लग गया। उसके बाद में कंपनी ने डिसाइड किया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम में जो जो चीजें बिकती है वो सारी चीजें बनाई जाएगी, तो इन्होंने एप्पल क्विक टेक डिजिटल कैमरा बनाया, एप्पल पावर सीडी पोर्टेबल सीडी ऑडियो प्लेयर बनाया। इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में लॉन्च किए जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। अब दोस्तों जब इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया तो एप्पल के नाम से काफी सारे लोगों ने खरीदा तो सही, लेकिन इन प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी जितनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दूसरी कंपनीज बेच रही थी, क्योंकि इनको लॉन्च करने से पहले भी काफी सारी कंपनीज इस प्रकार के प्रोडक्ट बनाकर बेचा करती थी और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बेच रही थी। सो इनके सेल्स फिर से कम होने लग गए और ये जो नए प्रोडक्ट्स इन्होंने मार्केट में लॉन्च किए थे ये तो पूरी तरीके से फेल हो गए। अब एप्पल को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। इसी बीच माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी उनको कड़ी टक्कर मिल रही थी। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा कंप्यूटर लॉन्च किया जिसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सेम टू सेम वैसा था जैसा लीजा कंप्यूटर का था। सो इस चीज की वजह से एप्पल ने माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर केस कर दिया। इसके अलावा एप्पल ने और भी कई सारी कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर कुछ अलायंस किए थे, जैसे कि AIM अलायंस, जिसमें 3 कंपनीज थी, एप्पल, IBM और मोटोरोला। सो ये मिलकर एक कंप्यूटर बनाने वाले थे, लेकिन वो भी मार्केट में उतना ज्यादा चल नहीं पाया। सो सबसे पहले कंपनी ने क्या किया, जो सीईओ थे जॉन स्केली, जिन्होंने स्टीव जॉब्स को निकाला था, उनको कंपनी से हटा दिया गया। उनकी जगह पे एक नया सीईओ आया जिनका नाम था माइकल स्पिंडलायर। फिर 1996 में इनको भी हटा दिया गया और गिल एमिलियो को नया सीईओ बनाया गया। अब इन्होंने सीईओ बनने के बाद में कंपनी में कई सारे चेंजेस किए और साथ ही साथ में स्टीव जॉब्स से बात भी की कि आप फिर से कंपनी में आ जाओ। तो स्टीव जॉब्स को एप्पल में फिर से लाने के लिए उन्होंने स्टीव जॉब्स की जो नई कंपनी थी नेक्स्ट, उसको एक्वायर कर लिया और उसके बाद में स्टीव जॉब्स फिर से एप्पल में आ गए और फिर उनको नया सीईओ बना दिया गया। अब दोस्तों सीईओ बनने के बाद में उन्होंने सबसे पहली चीज ये देखी कि कंपनी ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रखे हैं और जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सारे के सारे प्रोडक्ट्स की सेल आ नहीं रही है। खाली कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे हैं जो मार्केट में बिक रहे हैं, बाकी के तो ऐसे ही बनाए जा रहे हैं। तो जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स थे उनके प्रोडक्शन को रोक दिया गया और जो प्रोडक्ट्स बिक रहे थे सिर्फ उनके प्रोडक्शन को चालू रखा। साथ ही साथ में उन्होंने कुछ नए नए प्रोडक्ट्स भी मार्केट में लॉन्च किए, जैसे कि 1998 में उन्होंने एक नई टीम बनाई ताकि वो iMac को लॉन्च कर सके। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो टीम थी इसने आगे चल के iPod भी बनाए और साथ ही साथ में iPhone भी बनाए। इसके अलावा दोस्तों ये जो iMac था ये जैसे ही मार्केट में लॉन्च हुआ स्टार्टिंग के 5 महीने में ही लगभग 8 लाख पीस बिक गए थे, क्योंकि ये ऑल इन वन कंप्यूटर था और साथ ही साथ में मल्टीटास्किंग भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म
करता था। उसके बाद में दोस्तों एप्पल ने क्या किया, मार्केट के अंदर जो दूसरी कंपनीज है जो टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रही है और अच्छा कर रही है, तो उनको एक्वायर करना शुरू कर दिया ताकि एप्पल की जो टेक्नोलॉजी है वो और ज्यादा एडवांस हो जाए। फिर दोस्तों कंपनी का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ने लग गया और कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो भी लगातार बढ़ते जा रहा था और 2006 आते आते कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो ऑलमोस्ट 10 टाइम हो चुका था। उसके बाद में एप्पल ने डेल जैसी बड़ी कंपनी को पछाड़ दिया। इस दौरान स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि जो डेल कंपनी के सीईओ है उनको जाके बोलो कि उन्होंने जो बात कही थी उस पर अमल करें। अब दोस्तों उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा था वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब स्टीव जॉब्स ने एप्पल 1 बनाया था तो जो डेल कंपनी के सीईओ थे माइकल डेल, उन्होंने कहा था कि अगर ये लोग कंपनी चला लेंगे तो मैं अपनी कंपनी बंद कर दूंगा और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे वापस लौटा दूंगा। तो स्टीव जॉब्स ने कहा कि उनको जाके बोलो कि वो अपनी कंपनी बंद कर दें और साथ ही साथ में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे लौटा दें, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर दोस्तों 2007 में स्टीव जॉब्स ने मैक वर्ल्ड एक्सपो में अनाउंस किया कि अब से कंपनी का नाम एप्पल कंप्यूटर्स इंक की जगह पे खाली एप्पल इंक होगा, क्योंकि अब कंपनी सिर्फ कंप्यूटर ही नहीं बनाती है बल्कि और भी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बनाती है। साथ ही साथ में इसी इवेंट में स्टीव जॉब्स ने आईफोन और एप्पल टीवी की अनाउंसमेंट भी की थी और दोस्तों इस अनाउंसमेंट के अगले 30 घंटे में ही 2,70,000 आईफोन बिक गए थे। अब दोस्तों ये चीज तो सब जानते हैं कि आईफोन एप्पल कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। फिर दोस्तों 2008 में एप्पल कंपनी ने ऐप स्टोर लॉन्च किया और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस थी जिनको लोग खरीदा करते थे। तो स्टार्टिंग के 1 महीने में इन्होंने 60 मिलियन एप्लीकेशंस बेच दी थी और दोस्तों एप्पल का जो एवरेज डेली रेवेन्यू था वो $1 मिलियन तक पहुंच गया था। उसके बाद में एप्पल ने और भी कई सारे प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लॉन्च की। फिर 2009 में स्टीव जॉब्स को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गई जिसकी वजह से उन्होंने कुछ टाइम के लिए छुट्टी ले ली और उसके बाद में 2011 में ऐसी बात पता चली कि स्टीव जॉब्स की तबीयत और ज्यादा खराब होती जा रही है, तो पता नहीं कि वो कब वापस आएंगे या फिर वापस आएंगे भी कि नहीं आएंगे। उसके बाद में उनकी जगह पे टिम कुक ने पूरी कंपनी की कमान को संभाल लिया। लेकिन दोस्तों स्टीव जॉब्स की तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई, उसके बाद में वो फिर से कंपनी में आए और उन्होंने iCloud को लॉन्च किया, लेकिन फाइनली 5 अक्टूबर 2011 को उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में टिम कुक ने आज तक एप्पल कंपनी की कमान संभाली हुई है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आप खुद जानते होंगे 2011 में कंपनी जहां थी आज उससे कई बड़ी कंपनी एप्पल बन गई है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि स्टीव जॉब्स का इंडिया के साथ क्या कनेक्शन था और साथ ही साथ में उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि अगर वो इंडिया नहीं आते तो शायद वो एप्पल कंपनी नहीं बना पाते। क्योंकि दोस्तों जब वो इंडिया आए थे तो वो नैनीताल में रुके हुए थे और वो बाबा नीम करोली के कैंची आश्रम में रुके हुए थे। वहां पे उनको बहुत ज्यादा शांति मिली, लाइफ में क्लियरिटी मिली कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं वहां पे वो काफी टाइम तक रुके हुए थे और जब वो वहां पे रुके हुए थे तो खाली फ्रूट्स खाते थे, वहां पे रेगुलरली पूजा अटेंड करते थे, सेवा करते थे, इसी प्रकार के काम किया करते थे। इससे उनको स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, इस बात का जिक्र फेसबुक कंपनी के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक इवेंट में किया था जब वो नरेंद्र मोदी जी से मिले थे। तो उन्होंने बताया कि एक टाइम वो भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा लो फील कर रहे थे, तो जब वो स्टीव जॉब्स से मिलने गए तो उन्होंने कहा कि एक बार नैनीताल के कैंची आश्रम घूम के आ जाओ, तुमको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी और लाइफ में क्लियरिटी मिलेगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।